हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैराथन को हम शुरू करते हुए, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा ही है कि आज 2 मैराथन होनी थी, एक ईवीएस की और एक हिंदी की। ठीक है, तो ईवीएस की मैराथन आपकी कंप्लीट हो चुकी है और हिंदी की मैराथन आपकी स्टार्ट हो चुकी है। तो पहले तो आप सभी लोग अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए क्लास को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बच्चों के पास पहुँच सके। ठीक है बेटा, और हमने टारगेट रखा है कि आपके 30 आउट ऑफ 30 आएँ। और जैसे कि मैंने बताया आपको, अगर आपको कोई भी परेशानी है, कुछ भी पूछना है मुझसे, तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, और जितने भी नोट्स हैं आपकी, ई बुक हैं और जितने भी मैराथन चल रही हैं आपकी, उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो क्लास आज आप देख लीजिए किस तरीके से होने वाली है। ये आपकी क्लास है और क्लास के बाद उससे बनने वाले क्वेश्चन है जो प्रीवियस में पूछे गए हैं, वो भी उसको मेंशन किया गया है कि किस तरह की आपकी क्लास है, और उससे बनने वाले जो क्वेश्चन है वो भी आपको मेंशन किए गए हैं बेटा। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहें और धैर्य बना के रखें, आपको इसी में से ही सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो सारा कवर किया गया है आपको। तो हम बिना देरी से क्लास को फिलहाल शुरू करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन भी लिए गए हैं प्रीवियस ईयर के बेटा कि किस तरीके से क्वेश्चन बने थे। ठीक है, तो फिलहाल हम क्लास को शुरू करते हैं। और जिन बच्चों ने अभी ईवीएस की मैराथन नहीं देखी है बेटा, तो वो ईवीएस की मैराथन भी देख लेंगे। और काफ़ी अच्छी चल रही है वो मैराथन, और काफ़ी अच्छा कंटेंट उसमें दिया गया है बेटा। तो इसमें भी अच्छा कंटेंट है, उसमें भी है। तो पहले आप लोग ये क्लास देख लीजिए, उसके बाद ईवीएस की क्लास भी देख लीजिए। ठीक है, तो फिलहाल हम शुरू करते हैं क्लास को। कहता है कि भाषा यानी कि लैंग्वेज क्या है। ठीक है, पहला पॉइंट कहता है कि भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने तथा दूसरे के विचारों को समझने का एक क्या है, साधन है। ठीक, दूसरा कहता है कि केवल संप्रेषण का माध्यम ही नहीं, इसके अन्य कुछ प्रकारें भी हैं। जैसे क्या है, भाषा विचारों के आदान प्रदान के साधन के रूप में, जैसे भाषा सामाजिक जीवन को सार्थक करने के रूप में। तीसरा कहता है कि भाषा ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में, भाषा साहित्य, कला, संस्कृति और सभ्यता को विकसित करने में सहायक के रूप में। लिपि भाषा का एक क्या है, लिखित रूप है। फिर छठा कहता है कि भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता। यहाँ से क्वेश्चन बनता है बेटा, और ऑप्शन में लिखा होता है कि भाषा और लिपि में एक निश्चित संबंध होता है। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यार लिपि भाषा से ही संबंधित है, जबकि कोई संबंध नहीं होता है। कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपका, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। जैसे कि मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, हिंदी में मैंने लिखा मैं जा रहा हूँ। इंग्लिश में भी तो मैं लिख सकता हूँ ना, मैं जा रहा हूँ, इस तरीके से। ठीक है, तो कोई भी भाषा बेटा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। ठीक, इसी तरीके से अब हम आते हैं भाषा के भेद। भाषा के कितने रूप होते हैं बेटा, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा मौखिक भाषा की तुलना में क्या होता है, अधिक स्थायी होता है। ये नोट पॉइंट और इम्पोर्टेंट भी है। लिखित भाषा जो होती है मौखिक भाषा की तुलना में अधिक स्थायी होती है। भाषा अर्जन से बेटा क्वेश्चन बनता है आपका, और भाषा अर्जन यानी कि एक्विजिशन से क्वेश्चन बनता है, भाषा अधिगम से क्वेश्चन बनता है। ठीक है आपका, तो पहले इसकी परिभाषा समझ लेते हैं, फिर इसे अच्छे से समझाते हैं भाषा अर्जन होता क्या है। पहले भाषा डेफिनेशन को आप समझ लीजिए। देखो, मनुष्य वे जन्मजात क्षमता है और भाषा को अर्जित करने की, जिसका प्रयोग करके मनुष्य वार्तालाप करना व भाषा का सहज रूप से प्रयोग करना सीख जाता है बिना किसी विशेष प्रयास के। इसी को हम भाषा अर्जन कहते हैं। कहने का मतलब ये है, जो भाषा अर्जन होता है बेटा वो जीवन पर्यंत चलता है, यानी कि जैसे ही हम पैदा होते हैं तब से हमारा शुरू हो जाता है और जीवन पर्यंत तक सीखते रहते हैं। अर्जन जो होता है बेटा आपका, ये कहीं भी हो जाता है। अर्जन जो होता है कहीं भी हो जाता है। इसके लिए नियम कानून की आवश्यकता नहीं होती है, नियम कानून की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, कहीं भी हो जाता है, वातावरण के प्रभाव से सीख जाते हैं, सहज प्रक्रिया है। ठीक है, ये जो मैंने पॉइंट लिखे हैं ना, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं बेटा आपका। अचेतन एवं अचेतन प्रक्रिया है। अर्जन का संबंध मातृभाषा से ज़्यादा और अनौपचारिक एक प्रक्रिया है, औपचारिक नहीं है, अनौपचारिक है। ठीक है, फिर कहता है कि भाषा अर्जन किस वजह से होता है। तो अर्जन किस किस वजह से होता है, देखो हमारे अंदर आंतरिक क्षमता आंतरिक क्षमता है कि हम भाषा को स्वाभाविक रूप से अर्जित कर लें। ठीक है, अपने पर्यावरण से। जैसे जब से बच्चा पैदा होता है तब से परिवार वाले उससे बातें करते हैं, है ना। जैसे बच्चे को भाषा आती है, किंतु बच्चा ऐसे ही भाषा अर्जित करता है, जैसे पर्यावरण से सुनकर, देखकर, बोलकर, यानी कि वो कहीं भी सीख लेता है। अर्जन का मतलब सिविल इतना ही है। मातृभाषा क्या है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए भाषा का पहला रूप, अतः बच्चे के घर में बोले जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार
इसकी डेफिनेशन भी समझ लीजिए। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जो बिल्कुल स्वाभाविक होती है, ठीक है। अर्जन जो होता है स्वाभाविक होता है। सामान्यतः बच्चा मातृभाषा का अर्जन परिवार से ही कर लेता है और स्कूल आने से पहले ही वे मातृभाषा में अपनी बात कहने व समझने में क्या हो जाता है, सक्षम हो जाता है, ठीक है बेटा। और हमें मातृभाषा के हिसाब से ही बच्चों को क्लास में भी क्या करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, जिससे बच्चा जल्दी सीख जाता है। भाषा अधिगम। अब अधिगम के लिए बेटा नियम कानून होते हैं, एक नियमबद्धता होती है। जैसे अधिगम में प्रयास की आवश्यकता होती है, जबकि वो हमारा अर्जन क्या होता है, वो स्वाभाविक होता है। इसमें क्या होता है, प्रयास की आवश्यकता होती है, ठीक है बेटा। यानी कि चेतन रूप से सीखी जाती है, नियम सीखे जाते हैं, किताबें पढ़नी होती हैं, कौशल सीखने होते हैं, शिक्षकों की इसमें ज़रूरत होती है। अतः भाषा अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया है, ठीक है। तो यहीं से क्वेश्चन बनेंगे आपके, कौन सी औपचारिक है, कौन सी अनौपचारिक है। तो अर्जन हमारा अनौपचारिक होता है, वो स्वाभाविक होता है। ये हमारी क्या होती है, अधिगम औपचारिक होता है। जैसे कि अधिगम का संबंध दूसरी भाषा से है, जबकि मातृभाषा का संबंध काय से है, अर्जन से है, ठीक है, याद रखना है। ये एक चेतन है जबकि वो एक अचेतन थे। ये प्रयासपूर्ण होता है, ठीक है, औपचारिक माहौल में चाहिए। जैसे स्किनर कहते हैं कि स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण पुनर्वलन से सीखी जाती है। वाइगोस्की के अनुसार भाषा जो है सामाजिक क्रिया द्वारा सीखी जाती है। व्याकरण को संदर्भ में सिखाया जाना चाहिए, है ना, व्याकरण को संदर्भ में एक संदर्भ बनाकर सिखाया जाना चाहिए। भाषा सीखने के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण दिया जाना चाहिए, ठीक है। प्रिंट समृद्ध का मतलब समझ रहे हैं ना, बिल्कुल। जो बुक होना चाहिए उनकी, वो क्या होना चाहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से छपी छपाई होना चाहिए, उसमें कार्टून वगैरह बने होने चाहिए, जैसे कि आप लोग बुक में देखते हैं। दूसरा कहता है कि जो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, यहीं से आपके मैंने अलग अलग करके लिख दिया कि भाषा अर्जन व भाषा अधिगम में क्या अंतर होता है। एक तरफ भाषा अर्जन है, दूसरी तरफ भाषा अधिगम है, दोनों के अंतर और यहीं से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। देखो, भाषा अर्जन जो होता है अवचेतन होता है, जबकि भाषा अधिगम चेतन होता है, प्रक्रिया होती है, ठीक है। भाषा अर्जन स्वाभाविक रूप से होता है, जबकि भाषा अधिगम नियमबद्ध तरीके से होता है। भाषा अर्जन अनौपचारिक प्रक्रिया है, जबकि भाषा अधिगम औपचारिक रूप से सीखी जाती है। भाषा अर्जन यानी कि जो मातृभाषा है किस अर्जन के द्वारा सीखी जाती है, जबकि दूसरी भाषा जो है वो हमारी भाषा अधिगम के द्वारा सीखी जाती है, ठीक है बेटा। फिर कहता है कि भाषा अर्जन व भाषा अधिगम का मुख्य अंतर है क्या। वातावरण का है। मातृभाषा हमेशा अर्जित की जाती है, बच्चा एक से अधिक भाषाएं भी अर्जित कर सकता है, लेकिन वातावरण से, ठीक है। लक्ष्य भाषा क्या होती है, जैसे हम टारगेट लैंग्वेज बोलते हैं बेटा। टारगेट लैंग्वेज क्या होती है, जो अभी हमने बताया ना, दूसरी भाषा या स्कूल की भाषा ही हमारी क्या है, लक्ष्य भाषा कहलाती है। यहाँ से क्वेश्चन बचता है कि लक्ष्य भाषा कौन सी होती है, तो ऑप्शन में दे देगा दूसरी भाषा, मातृभाषा, इस तरीके से, ठीक है। तो दूसरी भाषा या स्कूल की भाषा जो होती है वो हमारी सेकंड भाषा होती है, वही हमारी लक्ष्य भाषा होती है। अब मातृभाषा या जैसे हम मदर टंग बोलते हैं, मदर टंग बोलते हैं, यानी कि भाषा का पहला रूप होता है, हमेशा ये क्या की जाती है, अर्जित की जाती है, ठीक है। तो मैं बार बार इसी पर फोकस इसलिए कर रहा हूँ बेटा। अब इससे क्वेश्चन कैसे आया था ये समझ लीजिए आप। कहता है बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। ये बात कैसी है, स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय है या अनुचित है। देखो, मातृभाषा अभी मैंने बताया था, मातृभाषा में क्या किया जाता है, अर्जन किया जाती है, ठीक है। जब अर्जन की जाती है, और अर्जन कैसा होता है हमारा, स्वाभाविक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, स्वाभाविक होती है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन भी एक बार देख लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नहीं है। कहता है कि एनसीएफ भी कहता है कि बच्चे को प्राथमिक स्तर पर बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग करने दो, ताकि बच्चा स्वाभाविक तथा सरल प्रक्रिया से सीख सके, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनते हैं कि बच्चे को जो क्लास में है आपको मातृभाषा के जोड़कर ही पढ़ाना चाहिए दूसरी भाषा को, तभी बच्चा दूसरी भाषा जल्दी सीख पाएगा। फिर पॉइंट कहता है कि बच्चे को स्वयं को अभिव्यक्त करने देंगे अपनी मातृभाषा में, ठीक है। ये नहीं कि बच्चा अपनी मातृभाषा में बोल रहा है, उसे डांट कर नीचे बैठा दिया है ना, तो उसका मनोबल टूट जाएगा। यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसकी मातृभाषा में अवसर देना चाहिए। मातृभाषा प्रयोग करने की वजह से बच्चे की भाषा में क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव हो सकता है। बिल्कुल, मातृभाषा जब बच्चा प्रयोग करेगा तो क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग हो सकता है। तो यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि एक बच्चा है जो सा को शा पढ़ रहा है, तो वो क्या हो सकता है, तो वो क्या है, क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता है। तो एक क्वेश्चन सीटेट का इंपॉर्टेंट है, ये भी यहाँ से बनता है। जैसे सड़क को सड़क बोलना, देखो आ गया, सड़क को सड़क बोलना, जैसे ड़ा को रा बोल दिया, ये एक स्वाभाविक बात है बेटा आपकी। कैसी है, स्वाभाविक बात है। हम मातृभाषा यानी कि मदर टंग और बहुभाषिकता मल्टीलैंग्वेजिज्म को स्वीकार करते हैं कक्षा में, ठीक है। ये नहीं हम अनदेखा करेंगे, स्वीकार करेंगे। अब भाषा के विविध रूप कौन कौन से होते हैं, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, तो इसका इन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। मातृभाषा यानी कि मदर टंग, इसे हम भारत
भाषा का पहला रूप बोलते हैं, जैसे कि मैंने अभी पीछे आपको बताया था। राष्ट्रभाषा जिसे हम नेशनल लैंग्वेज कहते हैं, ये कोई भी नहीं है, यानी कि संवैधानिक तौर पर हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। राजभाषा हमारी यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसे हम बोलते हैं हिंदी। ये याद रखना है कि राष्ट्रभाषा हमारी कोई भी नहीं है। भारत में 1963 के OLA यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत आर्टिकल 343 हिंदी भारत की क्या है, राज्यभाषा है। और मानक भाषा अगर हमसे पूछ ले तो मानक भाषा शिक्षा व कार्यालयी भारियों की भाषा, ठीक है बेटा। और इसी में ही कहा गया है कि इसकी लिपि क्या होगी, हमारी देवनागरी होगी, ठीक है बेटा, देवनागरी होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि सीखने के चरण कौन कौन से हैं। जी, यहाँ से क्वेश्चन बेटा बनता है, इसलिए इसे अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छा, कुछ बच्चे पीडीएफ के बारे में पूछ रहे हैं, तो बेटा क्लास के बाद क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी, तो आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कूकना, जिसे हम कुइंग बोलते हैं, ये 6 सप्ताह में होता है, ठीक है। यानी कि 6 सप्ताह में बच्चा क्या करना सीख जाता है, तो कुइंग यानी कि कूकना। बबलिंग, जिसे हम बलबलाना बोलते हैं, ये 6 माह में सीख जाता है बच्चा। एक शब्द का चरण यानी कि 1 वर्ड स्टेज 1 साल में स्टार्ट हो जाती है। टेलीग्राफिक व 2 शब्द चरण 18 माह से 24 माह तक, यानी कि 1.5 वर्ष से 2 वर्ष तक। लंबे उच्चारण बेटा 2 साल से 4 साल में करना सीख लेता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट है बेटा, ये क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि बबलिंग हो गया, आपका कूकना हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार बेटा क्या है, अलग से क्वेश्चन बनता है कि 1 साल में बच्चा कितने शब्द सीख जाता है, 3 शब्द सीख जाता है। 2 साल में बेटा 272 शब्द सीख जाता है। 5 साल में 2072 शब्द सीख जाता है, ठीक है बेटा। तो आगे बढ़ते हैं। भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियां, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनेगा। कौन कौन सी होती है, व्याकरण विधि, प्रत्यक्ष विधि, संप्रेषणात्मक विधि, निगमन विधि, आगमन विधि, सम्मिश्रण विधि और व्याकरण अनुवाद विधि। एक एक विधि को हम देख लेते हैं एक एक कर। तो पहली विधि कहती है व्याकरण विधि। व्याकरण विधि क्या होती है बेटा, इस विधि के अंतर्गत अन्य भाषा के नियमों को कुछ शब्दों के साथ सिखाया जाता है और याद कराया जाता है। इसके बाद शब्द संयोजन और व्याकरण नियमों के आधार पर अभ्यास कराए जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि कह रहा है कि इसमें क्या होता है, पहले नियमों को कुछ शब्दों के साथ सिखाया जाता है और याद करा दिया जाता है, उसके बाद ही क्या किया जाता है, शब्द संयोजन या व्याकरण नियम के आधार पर अभ्यास कराया जाता है, ठीक। दूसरा है हमारा व्याकरण अनुवाद विधि, ठीक है। ये विधि जो होती है 19वीं शताब्दी के अंत तक परंपरागत यानी कि ट्रेडिशनल थी और मान्य विधि के रूप में परिचालित थी, ठीक है। इसमें व्याकरण और अनुवाद 2 विधियां परस्पर संयोजित होती हैं। इस विधि में बच्चे लक्ष्य भाषा पढ़ना लिखना तो सीख लेते हैं, परंतु बोलने के ज़्यादा अवसर नहीं मिल पाते। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है आपका, इस विधि में बच्चे की मातृभाषा में अनुवाद के माध्यम से लक्ष्य भाषा सिखाई जाती है। तो ये पूछ लेता है किस भाषा में या किस विधि में बच्चे को मातृभाषा के अनुपात में लक्ष्य या सेकंड भाषा सिखाई जाती है, तो व्याकरण अनुवाद विधि के द्वारा। यहाँ से भी आपका इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड, इंग्लिश में अभी अगर कोई पढ़ रहा है तो इसमें क्या होता है कि व्याकरण अनुवाद विधि अनेक सीमाओं के कारण प्रत्यक्ष विधि का आविर्भाव हुआ, ठीक है। इस मौखिक वार्तालाप विधि भी कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है किसे मौखिक वार्तालाप विधि कहा जाता है, तो प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट मेथड को। इस विधि में शिक्षार्थी की मातृभाषा की मध्यस्थता के बिना अन्य भाषा सिखाई जाती हैं। इस विधि में बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये पूछ लेता है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि किस विधि में मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो बेटा प्रत्यक्ष विधि में नहीं किया जाता है। समझ रहे हैं ना, केवल लक्ष्य भाषा को आधार बनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम सम्मिश्रण विधि, ठीक है। इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं जिससे कि पूरा आ जाए। कहता है कि इस विधि के अंतर्गत भाषा शिक्षण की प्रक्रिया के व्यावहारिक पक्षों का सम्मिश्रण है। इस सम्मिश्रण विधि में शिक्षक भाषा शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों के अनुरूप और शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर किसी भी विधि का क्या कर सकता है बेटा, चयन कर सकता है। दूसरा संप्रेषणात्मक विधि यानी कि कम्युनिकेटिव मेथड किसे कहते हैं, कि प्रत्यक्ष विधि की प्रक्रिया को और शुद्ध बनाते हुए संप्रेषणपरक विधि का विकास हुआ। भाषा विकास सीखने में ही भाषा की संरचना सीखना है। ये स्वाभाविक रूप से भाषा के प्रयोग पर बल देती है, ठीक है। तो कौन सी विधि भाषा प्रयोग पर बल देती है, तो संप्रेषणात्मक विधि। संप्रेषण के माध्यम से भाषा सीखी जाती है, ठीक है। जो क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं आगमन और निगमन विधि से आपके बनते हैं, ठीक। तो आगमन विधि जिसे हम इंडक्टिव मेथड बोलते हैं, ये जो होता है आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर होता है, ठीक है। उदाहरण अपने आप में क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं, इसलिए ये विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है, ठीक है। तो इसमें यहीं से क्वेश्चन बनते हैं
और उदाहरण के तौर पर जैसे कि पहले संज्ञा के उदाहरण दिए जाते हैं, यदि किसी को संज्ञा या कोई भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, सपोज के तौर पर कुछ भी मान लीजिए, लाइक संज्ञा आपने मान लिया, तो इसमें क्या होता है कि बच्चों को डायरेक्ट ये नियम नहीं पढ़ाया जाता है कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। नहीं, पहले क्या किया जाता है, उसके उदाहरण दिए जाते हैं। जैसे कि बच्चे को अब उदाहरण भी कैसे दिए जाएंगे बेटा, मूर्त दिए जाएंगे। जैसे अगर मैं संज्ञा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो मैं अपने पास बहुत सी चीज़ें लेकर जाऊँगा। आम लेकर चला गया, उसमें से ही किसी बच्चे को उठा लिया मैंने, तो पहले मैं क्या दूंगा, उदाहरण दूंगा। उदाहरण से हल्के हल्के मैं कहाँ पर आऊँगा, फिर मैं परिभाषा यानी कि नियम पर आ जाऊँगा। तो इस तरीके से इसमें हो जाता है। ठीक है। दूसरा निगमन विधि भी बेटा इंपॉर्टेंट है आपकी। इसमें क्या होता है, निगमन, इसकी ट्रिक, इसे हम डिडक्टिक मेथड बोलते हैं। इसमें अगर मैं ट्रिक बताऊँ आपको छोटी सी, देखो नी से निगमन और नी से नियम, तो इस तरीके से भी हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये नियम से उदाहरण की ओर होता है, और वो उदाहरण अपने आप में विशिष्ट होते हैं, तो वो विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो ये सामान्य से, और नियम जो होते हैं सामान्य होते हैं आपके। जैसे कि इसका भी एक उदाहरण है आपका, जैसे कि पहले परिभाषा बताना और फिर उदाहरण व प्रश्न बनाना। जैसे कि आजकल स्कूल में होता है कि परिभाषा पर रट्टा दिया जाता है और ऑप्शन में और एग्जाम्पल के तौर पर उदाहरण लिखवा दिए जाते हैं। ठीक है। देखो जीन प्याजे वगैरह हैं, ये आप उसमें पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं जल्दी जल्दी इसे बता देता हूँ जिससे कि वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए आपकी। जीन पियाजे ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इन्होंने कहा कि इन्होंने अहम केंद्रिक वाक पर जोर दिया। जीन पियाजे ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना है। इन्होंने कौन सा विकास दिया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। ठीक है। अहम केंद्रिक वाक क्या होता है, अहम केंद्रिक वाक का मतलब है कि बच्चा खुद से ही बोलचाल या बोल कर बात करता है, और ये 2 से 6 वर्ष की उम्र में करता है। अब प्याजे के अनुसार भाषा पे इन्होंने क्या बोला है, जीन प्याजे कहते हैं कि पहले विचार आया है और फिर भाषा आई है। इसका उल्टा वाइगोस्की बोलते हैं। जीन प्याजे ने कहा है कि विचार से भाषा आती है और विचार भाषा को सुनिश्चित करता है, जबकि वाइगोस्की जो है आपके, ये थोड़ा सा इनसे डिफरेंट है। कहते हैं कि बालक भाषा अपने परिवेश से अंतःक्रिया करके यानी कि इंटरेक्ट करते हुए सीखता है। इसके अनुसार अभी मैंने यहाँ पे इनको थोड़ा कम लिया है, क्योंकि इसको डीप में जो है हम बाइक उसमें पढ़ते हैं सीडीपी में, इसलिए बहुत छोटा सा लिया है। इनके अनुसार निजी भाषा यानी कि प्राइवेट स्पीच बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। यानी कि ये कहते हैं बच्चा अपने खुद से जब बातें करता है, इसे हम प्राइवेट स्पीच बोलते हैं, व्यक्तिगत वाक्य यानी कि निजी वाक्य बोलते हैं। लेव वाइगोस्की कहते हैं कि भाषा मानव का सर्वश्रेष्ठ यंत्र है। यानी कि इन्होंने भाषा को पहले योगदान दिया। उन्होंने कहा भाषा पहले है, विचार बाद में है, जिसके द्वारा हम ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं और समझा सकते हैं। ठीक है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत का नाम क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत और सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आपका। ठीक है। इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं अभी मैं बताऊंगा, इसके नीचे ही लिया गया है। अंतरीकरण किसे कहते हैं, कहता है कि बालक बाहरी वातावरण के अवलोकन को अपने भीतर आत्मसात करके सीखता है। ये संज्ञानात्मक विकास व भाषा दोनों के विकास में सहायक होता है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत में भाषा के 3 महत्वपूर्ण क्या है पक्ष हैं। सामाजिक वाक जिसे हम सोशल स्पीच बोलते हैं, 2 वर्ष की उम्र में होता है। निजी वाक जिसे हम प्राइवेट स्पीच बोलते हैं, 3 से 6 वर्ष की उम्र में होता है। आंतरिक मौन वाक जिसे हम साइलेंट इनर स्पीच बोलते हैं, 6 वर्ष के बाद होता है। भाषा और विचार वाइगोस्की के अनुसार शुरुआती सालों में भाषा और विचार एक दूसरे को से अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में क्या हो जाती है, ये एक दूसरे से मिल जाते हैं। यानी कि भाषा जो है विचार पर क्या हो जाती है, हावी हो जाती है। अब क्वेश्चन बेटा देखो कैसे बनते हैं। जिक्सा पहली को हल करते समय 5 वर्ष की नजमा, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है सीधा। ठीक है। नजमा स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे ये जूता पूरा बन जाएगा। यानी कि वो खुद से ही बातें कर रही है। ठीक है। तो वो कहता है वाइगोस्की के अनुसार इसे क्या कहते हैं, और वाइगोस्की के अनुसार अभी मैंने आपको बताया कि वाइगोस्की के अनुसार बच्चे का खुद से बातें करना क्या कहलाता है, व्यक्तिगत वार्ता, प्राइवेट स्पीच कहलाता है। और अगर वाइगोस्की के जीन प्याजे के हिसाब से पूछता तो ये हो जाता है आपके। ठीक है। पढ़ते हैं आगे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है नोम चॉम्स्की से, प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति या क्षमता के साथ क्या होता है, पैदा होता है। ठीक है। जिसे भाषा अर्जन यंत्र LAD कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। LAD किसने दिया, नोम चॉम्स्की ने किया, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है। विश्व की सभी भाषाएं एक मूल व्याकरण यूनिवर्सल ग्रामर से समृद्ध हैं, जिसे समझने में भाषा अर्जन यंत्र LAD क्या करता है, सहायता करता है। भाषा अर्जन यंत्र LAD 5 साल तक ज़्यादा सक्रिय रहता है। ये संवेदनशील काल होता है भाषा सीखने के लिए। ठीक है। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं आपके। कहता है कि भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित होती है, तो भाषा अर्जन क्षमता जो है अभी मैंने जस्ट बताया आपकी नोम चॉम्स्की के साथ है। ठीक है। अब देखो भाषा कौशल से क्वेश्चन बनते हैं। तो भाषा कौशल की एक ट्रिक होती है बेटा, सुबोपली, सु से सुनना। ठीक है। सु से सुनना,
बोलना, प से पढ़ना और ली से लिखना। ठीक है, तो ये ट्रिक है आपकी। ठीक है, अब सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो बेटा इन चारों में से कुछ हमारे गृह्णात्मक होते हैं, कुछ अभिव्यक्तात्मक होते हैं। तो देखो ग्रहण हम कैसे करते हैं, ठीक, इसे याद करने की जरूरत नहीं है। ग्रहण हम पढ़ेंगे तभी तो ग्रहण करेंगे, सुनेंगे तो हम करेंगे। तो सुनना और पढ़कर हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। अभी हमें अभिव्यक्त करना है, यानी कि दूसरों तक पहुँचाना है। तो क्या हम सुनकर पहुँचाएंगे, तो क्या हम पढ़कर पहुँचाएंगे, नहीं ना, हम बोलकर पहुँचाएंगे और लिखकर पहुँचाएंगे। तो यहीं से क्वेश्चन आपके बनने लगते हैं कि गृह्णात्मक कौन से होते हैं और आपके अभिव्यक्तात्मक कौन से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। भाषा के मुख्य चारों कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एकीकृत यानी कि अंतर संबंधित होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि एक एक करके नहीं पढ़ाए जाते हैं, ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इस तरीके से पढ़ाए जाते हैं। अगर एक एक करके पढ़ाए जाएंगे तो यानी कि पहले मैंने सोचा कि 1 साल में पहले मैं सुनना सिखा दूंगा बच्चों को, दूसरी साल में मैं अगले क्लास में बोलना सिखा दूंगा, तीसरी क्लास में उसे पढ़ना सिखा दूंगा। ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसा होता है कि सबको क्या कराया जाता है, एकीकृत करके पढ़ाया जाता है ना, एकीकृत करके पढ़ाया जाता है। सुनना और पढ़ना गृह्णात्मक, जैसे कि ऊपर बताया मैंने, बोलना और लिखना अभिव्यक्तात्मक है। भाषा कौशल में सुबोपली क्रम में सीखे जाते हैं, परंतु केवल इसी क्रम में सीखे जाते हैं ऐसा नहीं है। ठीक है, सुबोपली क्रम में तो सीखे जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में सीखे जाते हों। सबसे पहला पढ़ते हैं हम सुनना। बच्चों को सुनने का मौका दें, बच्चों से शब्दों का उच्चारण करवाना, कहानी व कविता सुनाना। बोलना में क्या आ जाता है आपका, कविता का पठन करवाना, संवाद कर सकते हैं, मौखिक प्रश्न पूछ सकते हैं, बच्चों से किसी भी विषय पर टिप्पणी करने को कह सकते हैं। पढ़ने के कौशल को वाचन कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ना जो होता है हमारा कितने तरीके का होता है, ये हमारा 2 तरीके का होता है। ठीक है, पढ़ने को हम वाचन बोलते हैं, पढ़ना हमारा 2 तरीके का होता है। एक साइलेंट रीडिंग जिसे हम मौन पठन बोलते हैं, एक लाउडनेस या लाउड रीडिंग जिसे हम सस्वर वाचन कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि मौन पठन से बच्चे का ध्यान बेहतर होता है, जबकि और तेज़ी से पढ़ सकेगा और ज़्यादा विषय पढ़ सकेगा। जबकि सस्वर में क्या होता है, बच्चे का उच्चारण अच्छा होगा, सुनने और बोलने का कौशल बेहतर होंगे और सस्वर पठन से रस भी आ जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लिखने की ओर। लिखने में क्या क्या आता है आपका, अध्यापिका बच्चे की वर्तनी स्पेलिंग की अशुद्धियों को ठीक कराने के लिए श्रुतलेख का उपयोग किया जाता है लिखने में। लेखन के प्रकार, यहाँ से क्वेश्चन बनता है बेटा आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चे अक्सर कंफ्यूज होने जाते हैं सुलेख, श्रुतलेख और अनुलेख में। सर ये समझ में ही नहीं आता है हमारा, तो मैं आपको बता देता हूँ। सुलेख का मतलब होता है कि सुंदर लेख लिखना, यानी कि हमारी राइटिंग अगर अच्छी है और हम अच्छा लिख रहे हैं तो इसे हम सुलेख बोलते हैं। श्रुतलेख का मतलब होता है कि वर्तनी की अशुद्धियों को दूर करना, श्रुतलेख कहलाता है। और अनुलेख का मतलब होता है अक्षरों का अनुरेखण यानी कि ट्रेस करना, इसे हम अनुलेख बोलते हैं। ठीक है, अक्षरों का अनुरेखण करना जिसे हम ट्रेस बोलते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो लैंग्वेज डिसेबिलिटीज से क्वेश्चन बनते हैं। अफेशिया किसे कहते हैं, अफेजिया के कारण सुनने, समझने और बात करते समय भाषा के उपयोग में समस्याएं आती हैं। डिसलेक्सिया पठन अक्षमता होती है पढ़ने से संबंधित। जैसे हमसे पूछा होता है ये क्वेश्चन, CDP में भी पूछा था, हिंदी में पूछा था कि बटन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण है, तो आप इसे इंग्लिश में याद रखेंगे जिसे हम बोलते हैं, अगर CDP में आता है डिसलेक्सिया। ये न्यून अवधार विकार होता है, अपसारी चिंतन पढ़ने में धारा प्रवाह होता है, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता है, एक ही गतिविधि या गति विषय कार्य को बार बार दोहराना। तो ऑप्शन क्या होगा, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। ये देखो सब आपका CDP का है। शिक्षण त्रिआयामी, जॉन डीवी ने कहा है कि शिक्षण के कितने आयाम होते हैं, 3 आयाम होते हैं, जिसमें शिक्षक, छात्र और क्या होता है, विषय वस्तु, टॉपिक होता है। शिक्षण के सूत्र कौन कौन से होते हैं, टीचिंग मैक्सिमम क्या होते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर होते हैं, यानी कि पहले बच्चों को ज्ञात चीज़ सिखाई जाए जो बच्चा जानता है, उसके बाद अज्ञात चीज़ सिखाई जाए जोड़ते हुए। मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी कि पहले को बच्चों को हमें क्या मूर्त चीज़ें दिखानी चाहिए, यानी कोई भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो ठीक है पहले आप उन्हें मूर्त दिखाइए, उसके बाद अमूर्त की ओर जाइए। सरल से जटिल की ओर यानी कि पहले आप बच्चों को सरल चीज़ें पढ़ाइए, उसके बाद आप क्या करेंगे, जटिल की ओर जाएंगे। शिक्षक सहायक सामग्री कौन कौन सी होती हैं आपकी, दृश्य सामग्री जैसे कि चार्ट हो गया आपका, श्रव्य सामग्री जैसे कि आपका रेडियो हो गया, दृश्य श्रव्य सामग्री जैसे कि TV हो गया जिसमें आवाज़ और पिक्चर दोनों आती हैं, क्रिया सहायक सामग्री जिसे हम फील्ड ट्रिप बोलते हैं। अब यहीं से
देखो क्वेश्चन बनना शुरू हो जाते हैं आपके, और किस तरीके से बनते हैं ये देख लेते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री क्या प्रयोग है? पहले क्वेश्चन है शिक्षण सहायक सामग्री का क्या प्रयोग होता है। शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग शिक्षण को और ज़्यादा रुचिकर बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए, स्वाभाविक भागीदारिता सक्रिय बनाने के लिए किया जाता है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि सीटेट में सर क्वेश्चन बनते कैसे हैं, तो मैं बताता हूँ। प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में कार्टून हो गए, आपके भाषण हो गया, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में डैश हैं, सहायक हैं, वादक हैं, निरर्थक हैं, अनुपयोगी हैं। देखो अगर आपको इसका उत्तर नहीं आता है तो मैं इसको ऑप्शन काटना बताता हूँ। देखो यहाँ पे देखो वादक है, अनुपयोगी है और निरर्थक है। ठीक, अगर आप ये लगाते हो तो फिर ये भी लगाओगे, क्योंकि जो वादक है वही तो अनुपयोगी है और जो वादक अनुपयोगी है वही निरर्थक है। तो 3 तो टिक लगाओगे नहीं आप लोग, तो क्या लगाओगे? सहायक होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन को काटना सीखेंगे तभी ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनता है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र या टेलीविज़न? तो बेटा बाल साहित्य। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं कि दृश्य सामग्री कौन सी होती है, विजुअल एड कौन से होते हैं, जैसे कि श्यामपट्ट हो गया, चार्ट हो गया, पाठ्यपुस्तक हो गया, मानचित्र हो गया। ठीक है, श्रव्य सामग्री जिसे हम हियरिंग एड बोलते हैं, जैसे कि रेडियो, एम्पलीफायर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया आपका। दृश्य श्रव्य में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि फिल्म प्रोजेक्टर आ जाता है, टेलीविज़न और चलचित्र आ जाता है। ठीक है, क्रिया सहायक सामग्री किसी ऐतिहासिक संग्रहालय, उद्यान का भ्रमण करना। मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण, यहाँ से भी क्वेश्चन मिलेगा देखने को आपको। क्या होता है? मूल्यांकन एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक छात्र के ज्ञान व सीखने की प्रक्रिया का क्या करता है? आकलन करता है। क्या करता है? छात्र के ज्ञान और सीखने की प्रक्रिया का क्या करता है? आकलन करता है। ठीक है, आकलन होता क्या है? उद्देश्य क्या होता है इसका? जो शिक्षक ने छात्र को सिखाया है वह छात्र के द्वारा कितना सीखा गया है, इसलिए आकलन किया जाता है। छात्रों की समस्या को दूर करने के लिए इसलिए किया जाता है। छात्रों की योग्यता, रुचि, कुशलताओं को पहचान कर उनके अनुसार शिक्षण विधि तैयार करना, इसलिए आकलन किया जाता है। अब आकलन भी बेटा 2 प्रकार का होता है। मूल्यांकन जो होता है 2 तरीके से किया जाता है, एक आकलन और एक मापन। सर कन्फ्यूज़न है, क्या होता है समझ में नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। देखो आकलन असेसमेंट कैसे कहते हैं, में ये देखते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है। आकलन में क्या देखते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है, जबकि मापन मेजरमेंट में ये देखते हैं कि बच्चे ने कितने प्रतिशत सीखा है। ठीक है, यानी कि ये समझ में नहीं पा रहे, मैं बता रहा हूँ। जैसे कि एक ये बच्चा है, ये जो है खेल खेल से सीखता है, तो इसे हम आकलन बोलते हैं। इसने खेल खेल में 50% सीख लिया है, इसे हम मापन बोलते हैं। अब क्लियर हो गया? ठीक, आकलन व मापन दोनों क्या है? मूल्यांकन का ही हिस्सा है। देखो मूल्यांकन इसमें भी किया जाता है, इसमें भी किया जाता है। ठीक, क्लियर? ठीक, अब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं निदानात्मक से, डायग्नोस्टिक से और रेमेडिकल से। ठीक है, निदानात्मक, जब शिक्षक छात्रों को किसी विषय में कार्य करने को देता है और उसमें, या तो ऐसे समझ लीजिए निदान करने के लिए, यानी कि कारण का पता लगाना और कारण का जब पता चल गया उसके बाद उसका उपचार कर देना, इसे ही हम निदान और उपचारात्मक कहते हैं। निदान के बाद एक बात ध्यान रखना जाना चाहिए कि निदान के बाद ही उपचार किया जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप। अब आ जाओ उपलब्धि परीक्षण। इस परीक्षण का प्रमुख उद्देश्य ये अनुमान लगाना होता है कि शिक्षण कार्यक्रम में शिक्षार्थी ने क्या सीखा, जैसे कि आकलन बोला था मैंने अभी, भाषा कौशलों को कहाँ तक सीख पाया और उनके आधार पर भाषा का प्रयोग किस हद तक उपयोग ढंग से कर पाया है। ठीक है, दक्षता परीक्षा क्या होती है, इंपॉर्टेंट है। इसमें यह जाना जा सकता है कि शिक्षार्थी शिक्षण विषय को कहाँ तक समझ पाया है और मात्र कौशलों में उनकी दक्षता या प्रबलता का स्तर कितना है। अभिरुचि परीक्षा, एप्टीट्यूड टेस्ट किसे कहते हैं, इसमें यह पता चलता है कि शिक्षार्थी भाषा सीखने के लिए उपयुक्त अभिरुचि रखता है अथवा नहीं। ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि शिक्षार्थी अपेक्षित शिक्षण में सफल हो जाएगा या नहीं। इसके लिए आवश्यक नहीं कि शिक्षार्थी को लक्ष्य विषय का पूर्व ज्ञान हो, किंतु दक्षता परीक्षा के लिए लक्ष्य का ज्ञान होना क्या है बेटा, आवश्यक है। अब उद्देश्य समझ लीजिए और यहीं से क्वेश्चन मिल जाएंगे। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या होता है, यानी कि प्राथमिक स्तर पर जब भाषा का आकलन करते हैं तो क्या उद्देश्य होता है, उसकी पठन क्षमता का आकलन करना, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, उसकी लेखन क्षमता का आकलन करना, उनकी बोलने की कुशलता का। यहीं से आपको ऑप्शन में इन चारों में से कोई ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अब मुख्य कौशल कौन से होते हैं, जैसे प्राइमरी स्किल बोलते हैं सुनना और बोलना। पुनर्बलन यानी कि रिइंफोर्समेंट स्किल क्या होती है, बोलना और लिखना। ये बेटा सीधे सीधे पूछे जाएंगे आपको, इग्नोर ज़रा सा भी मत करना, धैर्य बना के रखें क्लास में।
और सबसे पहले शेयर कर दीजिए जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों पे पहुंच सके। एनसीएफ क्या है? बहुभाषिकता के बारे में पढ़ेंगे हम। एनसीएफ बहुभाषिकता को क्या मानता है? एक संसाधन मानता है। बहुभाषिकता या बहुभाषिता का मतलब है एक ही कक्षा में कई भाषा बोलने वाले बच्चों का होना। बहुभाषी कक्षा में बच्चे की मातृभाषा को संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है या दूसरी भाषा सिखाई जाती है। क्वेश्चन कैसे बनता है ये भी समझ लीजिए आप लोग। देखो, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश और व डैश का अभिन्न अंग है। सभ्यता और संस्कृति का, सभ्यता साहित्य का, संस्कृति साहित्य का, संस्कृति और चुनौतियों का। ठीक है, चुनौती तो नहीं होंगी आपकी। तो ये जो है हमारी सभ्यता का व संस्कृति का क्या है? एक अंग है। पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन बनते हैं बेटा आपके, जैसे हम टेक्स्ट बुक बोलते हैं। क्या बनते हैं कि कई संसाधनों में से एक संसाधन है लेकिन एकमात्र साधन नहीं है। यहीं से क्वेश्चन, यही वाली लाइन क्वेश्चन बनाई है आपकी, देख लेना। रंग बिरंगी होनी चाहिए, ठीक है, आसान भाषा में होना चाहिए और बोलचाल की भाषा होना चाहिए उसमें, यानी कि उनकी बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए। व्यवहारिक का ज्ञान आधारित हो, बच्चे के स्तर के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है। त्रिभाषा सूत्र क्या होता है? 1964-66 में कोठारी आयोग द्वारा त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना दी गई थी। पहली भाषा के रूप में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाया जाना चाहिए, इन्होंने कहा था। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी भाषा राज्यों की कोई भी आधुनिक भारतीय कोई भी भाषा हो उसके बाद सिखा सकते हैं। तृतीय भाषा के रूप में हिंदी भाषी तथा गैर हिंदी भाषी दोनों राज्यों में अंग्रेजी या कोई भी ऐसी आधुनिक भारतीय भाषा जिसे द्वितीय भाषा के रूप में आप ना पढ़ाया गया हो। ठीक है, अब हम अभ्यास पे आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन पे, जिससे कि अंदाज़ा हो सके कि हाँ सर कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए शब्दकोश से सहायता नहीं मिलेगी? उच्चारण में सुधार, शब्द संपदा में सुधार, वर्तनी में सुधार या लिखावट में सुधार? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? लिखावट में सुधार के लिए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका कहता है कि समग्र भौतिक प्रतिक्रिया विधि से डैश अवबोधन विषय का आधार है। श्रवण, पठन, वाचन या लेखन? तो क्या हो जाएगा? सुनना। ठीक। तीसरा क्वेश्चन कहता है आपका कि जब विद्यार्थी आनंद के लिए पढ़ते हैं इसका तात्पर्य क्या हो सकता है? सरसरी दृष्टि से पढ़ रहे हैं, बारीकी से पढ़ रहे हैं, गहनता के साथ पढ़ रहे हैं, या क्या है विस्तार से पढ़ रहे हैं? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? विस्तार से पठन। ठीक है, क्या कर रहे हैं वो? विस्तार से पढ़ रहे हैं। कहता है कि भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण बहुधा डैश देखे जाते हैं। एकल भाषी के रूप में, द्विभाषी के रूप में, पठन वैफल्य ग्रसित रूप में या गणन वैफल्य के रूप में? तो भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण, इसे हम बेटा द्विभाषा के रूप में देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन कहता है आपका भाषा की आधारभूत संरचना इकाई डैश है। स्वनिम है, आकृति मॉर्फीन है, लेखा चित्र है, वह भाषा विषयक है। तो क्या है बेटा? ये स्वनिम है। क्या है? स्वनिम है। ठीक। छठा क्वेश्चन कहता है कि बहुविकल्पी प्रश्न जैसे क्लोज परीक्षण, निम्नलिखित का मिलान करो आदि प्रश्नों के उन प्रकारों का उदाहरण है जिन्हें हम डैश परीक्षणों में देखते हैं। तो ये सब वस्तुनिष्ठ ही होते हैं, जैसे मिलान करना हो गया, बहुविकल्पी हो गए आपके। सातवां क्वेश्चन कहता है यदि आप शब्दों के सिर्फ समानार्थी और विपरीतार्थी जानना चाहते हैं तो आपको किसकी आवश्यकता होगी? शब्दकोश की, संकलन की, शब्द समूह का, सूची कोश या उच्चारण निर्देशिका? तो किसकी होगी बेटा? शब्द समूह का सूची कोश। आठवां कहता है कि वर्ग शब्द पहेलियों के भाषा खेल विद्यार्थियों को उनकी डैश सुधारने में मदद करता है। पठन, शब्द संपदा, लेखन या वाचन? तो शब्द संपदा आपका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि सुश्री सुधीना कक्षा 1 में भाषा पढ़ती है। वे अपने विद्यार्थियों को कविता और शिशुगीत पढ़ाना पसंद करती है जिन्हें विद्यार्थी पहले सुनते हैं फिर दोहराते हैं। सुश्री सुधीना अपने विद्यार्थियों के डैश को पुष्टि कर रही है। किसको कर रही है ये बताना है। श्रवण और वाचन को कर रही है, वाचन और पठन को कर रही है, श्रवण और पठन को कर रही है, पठन व लेखन को कर रही है। तो वो क्या कर रही है? सुन रहे हैं बच्चे, सुनने के बाद क्या कर रहे हैं? दोहरा रहे हैं, यानी कि वाचन कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि जब कोई विद्यार्थी भाषा का प्रयोग अपनी भावनाओं, संवेगों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए करती है वे भाषा के डैश प्रकार का प्रयोग कर रही है। कह रहा है सूचनात्मक का, निर्देशात्मक का, व्यंजक अर्थपूर्ण का या विकास मूलक का? यानी कि भाषा का प्रयोग अपनी भावनाओं, संवेग के साथ विचार अभिव्यक्त कर रही है, यानी कि वो क्या कर रही है? अर्थपूर्ण यानी कि व्यंजक के रूप में कर रही है। सस्वर पठन गतिविधियाँ हैं, अभी मैंने आपको पढ़ाया था सस्वर पठन
पढ़ाया था वही है। कहता है पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक है। पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक नहीं है। केवल पठन के उच्च स्तर पर तक पहुंच गए पाठकों के लिए लाभदायक नहीं है। पठन के उच्च स्तर तक पहुंच गए पाठकों के लिए लाभदायक नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। 11 कहता है कि श्री जगबीर अपनी कक्षा 2 में श्रुतलेख के प्रयोग में अपने विद्यार्थियों की डैश दक्षता में सुधार कर रहे हैं। लेखन श्रवण में, श्रवण लेखन में, पठन लेखन में या श्रवण लेखन में। ठीक है बेटा, तो किस में कर रहे हैं? बी, श्रवण और लेखन में कर रहे हैं। इसी तरीके से आपका 15वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण दिया जाना चाहिए? विद्यार्थी अधिगम का आनंद ले रहे हैं तब लेना चाहिए। विद्यार्थी पढ़ाई गई अवधारणा को समझ नहीं पा रहे हैं तब उपचार करना चाहिए। विद्यार्थी अपनी गति से स्वयं अध्ययन करना चाहते हैं या विद्यार्थी कहानी की पुस्तक पढ़ना चाहते हैं और आनंद ले रहे हैं। तो बेटा बी, यानी कि विद्यार्थी पढ़ाई गई अवधारणा समझ नहीं पा रहे हैं। तो समझ नहीं पा रहे हैं यानी कि निदान करें, उसके बाद आप क्या करें? उपचार करें। ऐसे तो बताया था अभी मैंने। ठीक, आगे आते हैं। कहता है कि पठन को प्रभावित करने वाली अधिगम विकलांगता क्या है? पढ़ना, और पढ़ना से मतलब क्या है? पठन वैफल्य, डिसलेक्सिया। ठीक। 16 कहता है कि प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है? ठीक है, तो ये प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है। प्रथम भाषा यानी कि अर्जन हो गया। इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है? नहीं। इसके लिए औपचारिक? नहीं। इसमें बच्चे संकेत प्रयासों? नहीं। ये तो सब आपका द्वितीय भाषा में आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि सुश्री परवीन की कक्षा में बहुधा विद्यार्थियों की अपेक्षा की जाती है कि वे पीछे पीछे दोहराएं। सुश्री परवीन डैश का अनुसरण कर रही है, अपनी कक्षा में पुनरावृत्ति ड्रिल कर रही है। बिल्कुल, वो क्या कर रही है? ड्रिल कर रही है। बेटा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं सीधा सीधा आंसर बता रहा हूँ आपको। निकटस्थ विकास का क्षेत्र अभी मैं पढ़ा कर आया हूँ आपका। किसने दिया था आपका? ये आपका सामाजिक सांस्कृतिक विज्ञान, सांस्कृतिक सिद्धांत यानी कि वाइगोस्की का सिद्धांत है। ठीक है, इसी तरीके से आगे आते हैं कि कहता है कि निपुण भारत अभियान का उद्देश्य है कि बच्चे पठन तथा लेखन में निपुण अवश्य प्राप्त कर लें। जब बच्चे विद्यालय में प्रवेश करें, कक्षा 3 में पहुंच जाएं, कक्षा 6 में प्रवेश करें या कक्षा 8 में प्रवेश करें, तो कक्षा 3 में पहुंच जाएं। ठीक है, पियाजे के अनुसार बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास के लिए भाषा की कोई भूमिका नहीं होती है। भाषा सबसे बिल्कुल, क्योंकि पियाजे कहते हैं कि भाषा पहले है और विचार, भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है। ठीक है, भाषा एकमात्र पहलू है नहीं, भाषा विकास का अंग नहीं है, ये भी गलत है आपका। कहता है कि भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई कौन सी है? रूप, वर्ण, स्वनिम, वाक्य। तो क्या होती है? स्वनिम होती है, फोनेम होती है। चॉम्स्की की परिभाषिक शब्दावली सहजता योग्यता को किस रूप में देखा जा सकता है? भाषा अर्जन उपकरण, बिल्कुल, जिसे हम एलईडी बोलते हैं। ठीक है, एलईडी नहीं बोल। 20 कहता है कि जब शिशु 2-3 महीनों की आयु में स्वर ध्वनियों को बोलने में सक्षम हो जाते हैं तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है? देखो जस्ट अभी मैं करा के आया हूँ 2 वर्ष की अवस्था में, तो क्या कहते हैं? किकलाना, क्विंग बोलते हैं। ठीक है, 24 कहता है कि ये देखो सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और सब नोट्स में से मिल रहे हैं, तो इसलिए नोट्स अच्छे से पढ़ लेना आप लोग। कहता है कि प्रथम भाषा अर्जन क्या है? शिक्षार्थी के सचेत प्रयास के द्वारा नहीं सीखी जाती है। ठीक, दूसरा कहता है कि विद्यालय की प्रमुख गतिविधि है प्रशिक्षण के द्वारा होती है, ये एक प्राकृतिक है यानी कि स्वाभाविक होती है आपकी। मैं पहले भी बताया था आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि कबीर कक्षा 6 भिन्न भाषाओं में प्रभा के साथ बोलता है, ये भाषाई योग्यता उसे क्या बनाती है? द्विभाषी, बहुभाषी, एक भाषीय, उसे क्या बनाती है? बहुभाषी बनाती है। 25 कहता है कि ऐसा कक्षा जहां बच्चे अपनी मातृभाषा से शुरुआत करते हैं तथा उसके बाद उन्हें अतिरिक्त भाषाओं के शिक्षण दिया जाता है, वे क्या कहलाती है? द्विभाषा, बुनियादी भाषा, मानवीय भाषा या बहुभाषिकता। तो क्या कहलाती है? बहुभाषिकता कहलाती है। देखो सीधे सीधे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फिर कहता है कि किसी एक विचार को औपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जाता है, फिर उसी विचार को अनौपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जाता है। एक भाषिक वक्ता इस स्थिति को क्या कहेंगे? समाज और भाषा ज्ञान, कोड बदलना जिसे हम कोड स्विचिंग बोलते हैं, कोड मिलाना या बोलियां, इसे हम कोड स्विचिंग बोलते हैं। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये सीटेट का। कहता है कि द्वितीय भाषा का शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास में डैश के द्वारा संरचना को बेहतर तरीके से आत्मसात किया जाता है। सामान्यतः प्रयोग होने वाले वाक्य विन्यासों के अभ्यास के, रोचक विषय सामग्री के साथ अर्थपूर्ण या भाषा के अर्थपूर्ण या अवलोकन। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? ये। ठीक है बेटा, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, आप लोग
काफ़ी पढ़ चुकी हो, तो मैं केवल आपको मटेरियल देना चाह रहा हूँ और टेलीग्राम से आप लोग ले लेना। नोम चॉम्स्की के समर्थन करते हैं कि बच्चे द्रुत गति से भाषा अर्जित करते हैं। नहीं, भाषा संस्कृतियों में अधिगम का प्रारूप अधिकांशतः एक जैसा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी उत्तम पाठ्यपुस्तक का मूल मापदंड नहीं है? ठीक है, कहता है भाषा एवं शब्द भंडार होना चाहिए, विषय वस्तु होना चाहिए, शैली और योजना चाहिए, मुद्रण एवं जिल्द चढ़ाना। ये कोई उसका वो थोड़ा ना, जिल्द चढ़ाओ या मत चढ़ाओ, इससे क्या मतलब हमें। 28 कहता है नोम चॉम्स्की के सिद्धांत के अनुसार हम सभी इस सहज जात समझ के साथ जान लेते हैं कि भाषा कैसे कार्य करती है। ठीक है, संकेत भाषा, सार्वभौमिक व्याकरण, बुनियादी शिक्षा या व्याकरणिक। तो हो जाता है सार्वभौमिक व्याकरण। फिर पूछता है कि एक अध्यापिका 5वीं कक्षा के अपने विद्यार्थी को 6 वाक्यों का एक छोटा अनुच्छेद 2 बार सुनने के लिए कहती है। फिर वे विद्यार्थी को 4-4 के समूह में सुने हुए वाक्यों को अलग अपने शब्दों में लिखने के लिए कहती है। ये शिक्षण विधि की कौन सी विधि है? तो कौन सी विधि है? अनुच्छेद विधि है आपकी। ठीक है, फिर कहता है कि बहुभाषिक शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी विद्यालय में अतिरिक्त भाषा सीखने से पहले डैश शुरुआत करते हैं, तो अपनी मातृभाषा में शुरुआत करते हैं। ठीक है, कहता है कि किसी भाषा की परीक्षा टेस्ट का ब्लूप्रिंट तैयार करते समय निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आवश्यक नहीं है? शिक्षण उद्देश्य को महत्व देना, बिल्कुल। प्रश्नों की विविध को महत्व देना, ठीक है। कठिनाई के स्तर को भी महत्व देना, लेकिन लेखन विधि शैलियों को महत्व देना। लेखन से कोई मतलब नहीं है पेपर बनाते समय। ठीक है, अच्छा। एक अध्यापिका लखनऊ पर पाठ पढ़ाती है। विद्यार्थियों द्वारा मौन पठन के पश्चात वे उनसे निम्नलिखित प्रश्न करती है। कहता है हजरतगंज में शोर क्यों नहीं होता? लखनऊ को नवाबों का शहर क्यों कहा जाता है? कहता है कि निम्नलिखित में से आ बा प्रश्नों की प्रकृति की परिभाषा दीजिए। तो बेटा वो कैसे प्रश्न कर रही है? वो कर रही है कालांतरित प्रश्न कर रही है। ठीक है बेटा, इसी तरीके से इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कहता है कि एक शिक्षक श्यामपट्ट पर स्पष्ट लेख में कुछ शब्द लिखती है और विद्यार्थी उन शब्दों को अपनी पाठ्यपुस्तक में लिखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी सीखने की तकनीक से मेल देती है? तो वो क्या कर रही है? प्रतिलेखन कर रहे हैं बच्चे, मानी कि मैम लिख रही हैं और वो क्या कर ले रहे हैं? उतार ले रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये आपके क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। बाकी क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, इसलिए मैंने आंसर भी शो कर दिए हैं PDF में। ठीक है, कहता है कक्षा में विद्यार्थियों को प्रायः कहानी सुनाई जाती है। क्यों? कहता है कि विद्यार्थी का मनोरंजन होता है। मनोरंजन के लिए नहीं सुनाई जाती, इसमें नैतिक शिक्षा मिलती है। नहीं, भाषा को समग्र रूप से प्रस्तुत किया जाता है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। ठीक, फिर कहता है भाषा अर्जन का अर्थ क्या है? किसी भाषा के व्याकरण के नियमों को सीखना या नहीं, व्याकरण को नहीं सीखना, किसी भाषा को अनौपचारिक तरीके से, बिल्कुल अनौपचारिक तरीके से। ठीक है, तो क्लास को यहीं रोकते हैं बेटा। ये सब देखिए, इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं आपके। ठीक है, और सबके आंसर मेंशन कर दिए हैं। तो ज़्यादा क्लास में लूँगा अगर तो लंबी हो जाएगी और आप लोगों को देखने में परेशानी होगी, क्योंकि टाइम कम है और पढ़ना ज़्यादा है आप लोगों को। 2 मैराथन आपकी और रह गई हैं, तो इसकी मैराथन की PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप लोग वहीं से जाकर डाउनलोड कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है बेटा। कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना आप लोग की क्लास कैसी लगी आपको। ठीक है, रिव्यू देंगे तभी मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ बच्चे पढ़ भी रहे हैं और क्लास भी बच्चों को अच्छी लग रही है।